जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए देश के महामहिम के ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, एक वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सारे क्वेश्चंस कवर करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में, पॉलिटिकल साइंस का, भारत के संविधान का, फ्रॉम आर्टिकल 52 to Article 61, then thereafter several other Article 72, Article 143, Article 123। तो ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में आएगा। पहला ये जो पार्ट है, इसमें कुछ सवाल इजी हैं, कुछ सवाल थोड़े से घुमा फिरा कर हैं, मगर अगर जिसने प्रेसिडेंट के ऊपर अच्छे से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को समझा है, वो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। सबसे पहला सवाल क्या है कि देश का राष्ट्रपति बनने के लिए, देश का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी टू बी अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: 30 साल, 28 साल, 21 साल या 35 साल। इसका सही उत्तर है 35 साल। देश का राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 35 साल की होती है। 35 साल से पहले आप देश के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट सवाल है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इनमें से किसको कहा जाता है? जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन में जो क्वीन है उनको कहा जाता है, तो हमारे देश में जो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है वो किसे कहा जाता है? बिकॉज इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। हमारे देश के प्रियम्बल में लिखा हुआ है साफ साफ। आपके पास चार ऑप्शन है: प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं हो सकता और नन ऑफ द एबव भी नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब कंट्री का जो हेड है वो होता है देश का राष्ट्रपति, मगर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सारी पावर हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री के पास होती है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पे देश के राष्ट्रपति के पास होती है, मगर हमारे देश में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जितने भी काम करता है वो सरकार के, मतलब सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ अपने अंडर वारंट एंड सील उस चीज को लागू करते हैं, दैट्स इट। इसीलिए कहा जाता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। अगला सवाल, द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरीड आउट अंडर हुज नेम? अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल 53 पढ़ेंगे, आर्टिकल 53 अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन भारत की सरकार के होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। ठीक है, यहां पर बोथ बी एंड सी दे रखा है, क्योंकि देखिए असल में क्या है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अलग होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अलग होता है, एज आई टोल्ड यू। मगर इसका सही उत्तर देश का राष्ट्रपति होगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन देखा जाए तो गवर्नमेंट का किसके नाम के अंडर कैरिड किया जाता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। सारा का सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है, मगर किसके नाम पर लेती है? देश के राष्ट्रपति के नाम पर लेती है। तो यहां पर बोथ बी एंड सी नहीं होगा, यहां होगा प्रेसिडेंट। अगर आप लोग आर्टिकल 53 पढ़े हैं भारत के संविधान का, तो आपको पता होगा जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है वो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, मगर प्रेसिडेंट की वो डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, प्रेसिडेंट की वो स्वेच्छा नहीं होती है। वो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है मतलब भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ये तो करते हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ये भी करेक्ट है, मगर ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टरल कॉलेज में इनका कोई काम नहीं है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी ये भी करेक्ट है कि हमारे देश में दो यूनियन टेरिटरी पहले हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले, जिसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते थे किसमें? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि
दिल्ली एंड पुदुचेरी यही दो यूनियन टेरिटरी है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाकी सारे के सारे यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अब तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख भी है, तो अब उनके भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट स्टेट इंडिया का बना दिया जाएगा। ऐसा सरकार पहले भी कह चुकी है, ऐसे हमारे गृह मंत्री पहले भी कह चुके हैं। लेकिन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पार्टिसिपेट नहीं करते, ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगला सवाल जिसका उत्तर तो आप लोग को दिया ही हुआ है कि अगर हमारे देश में कोई इंसान देश का राष्ट्रपति बनता है तो एक इंसान कितनी बार हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका में एक नागरिक सिर्फ 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, 2 के बाद वो तीसरा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मगर हमारे देश में कोई लिमिट नहीं है। हमारे देश में एक इंसान चाहे तो कितनी बार भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इनमें से किसके पास अधिकार होता है किसी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने का? देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, उस पर्टिकुलर स्टेट का या स्टेट का चीफ मिनिस्टर? इसका सही उत्तर है देश के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। वीटो का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, डबल, फॉरबिड या डिसाइड? तो इसका सही मतलब होता है फॉरबिड। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो होती है: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो क्या कहता है। द वीटो ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू रिजेक्ट अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर कर देश का राष्ट्रपति उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। This veto grants the president the power to return the bill for reconsideration, but if that bill returns, the president must give his assent. मतलब मान लीजिए कि देश के राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया सिग्नेचर करने के लिए ताकि वो कानून बने। देश के राष्ट्रपति को लगा कि इस बिल को दोबारा से रिकंसीडर करने की जरूरत है, तो उसने सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर कर उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए पार्लियामेंट के पास भेज दिया। अब पार्लियामेंट दोबारा से बदलाव करे ना करे, अगर बदलाव करती है अच्छी बात है, नहीं बदलाव करती है तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर दोबारा से विथ रिकंसिडरेशन, विदाउट रिकंसिडरेशन देश के राष्ट्रपति के पास वो बिल दोबारा जाता है सिग्नेचर होने के लिए, देन देश का राष्ट्रपति उस बिल पर सिग्नेचर करेगा, दूसरी बार रिकंसीडर करने के लिए नहीं कर सकता। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया बिल। सस्पेंसिव वीटो में रिकंसीडर करने के लिए कर दिया। एंड पॉकेट वीटो में क्या करता है? ये अधिकार देता है देश के राष्ट्रपति को कि वो अपने डिसीजन को इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर सकता है? विथ होल्ड कर सकता है। मतलब मान लीजिए देश के राष्ट्रपति के पास कोई बिल गया, देश का राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर, पॉकेट में हम लोग कोई सामान रख लेते हैं ना, देश के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर कर उस बिल को अपने पॉकेट में डाल दिया और कहा जो करना है करो, अब मैं इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिलहाल तो इस बिल पर किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लूंगा, मैं अपने डिसीजन को विथ होल्ड करता हूं। और कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि देश के संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अंडर पॉकेट वीटो कितने समय के अंदर अंदर देश के राष्ट्रपति को अपना डिसीजन सुनाना होगा उस पर्टिकुलर बिल के कंसीडर में। क्वालिफाइड वीटो देश के राष्ट्रपति के पास हमारे नहीं होता है। तो 3 तरह का वीटो: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, और वीटो का मतलब होता है फॉरबिड। अगला सवाल ये है, अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट वीटो पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया, प्रेसिडेंट ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, रिकंसीडर करने के लिए नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। इनमें से किस तरह की बिल पर देश का राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर ही देश के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर देश का राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्राइवेट मेंबर बिल है उसमें इस्तेमाल कर सकता है। इनमें से किस आर्टिकल के अंडर देश का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंसेस प्रोम्युलगेट करता है? ऑर्डिनेंसेस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ऑर्डिनेंसेस क्या होती है, ये कब लागू किया जाता है, इसकी महत्ता क्या है। तो उसका सही उत्तर है आर्टिकल 123 के अंदर हमारे देश का राष्ट्रपति
ऑर्डिनेंसेस इशू करता है और आर्टिकल 213 के अंदर किसी पर्टिकुलर राज्य का गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू करता है। थोड़ा सा ऑर्डिनेंसेस के बारे में बता देता हूं। देखिए, आप लोगों को पता है कि कानून बनाने का अधिकार देश की लेजिस्लेचर के पास है, देश की पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल लोकसभा से निकलेगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से फिर देश के राष्ट्रपति के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से सीधे कैरी फॉरवर्ड कर दिए देश के राष्ट्रपति के पास, राज्यसभा से डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड कर दिए देश के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, या एक सेशन में है दूसरा सेशन में नहीं है, तो बिल नहीं बन सकता। और देश में कोई इमरजेंसी है, या मान लीजिए इमरजेंसी मतलब वो इमरजेंसी वाला इमरजेंसी नहीं, मतलब कुछ जरूरत आ गई है कानून बनाने की किसी पर्टिकुलर चीज पर, तब देश का राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंसेस इशू करेगा, जिसकी पावर, जिसकी मियाद उस कानून के तहत कानून की तरह ही होगी जो देश की पार्लियामेंट इशू करती है। मगर हाँ, ये जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं। और आर्टिकल 213 के अंदर किसी पर्टिकुलर राज्य का गवर्नर करता है, अगर उस राज्य में लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है और मान लीजिए जरूरत है कानून बनाने की, तो गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। अगला सवाल है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। करेक्ट है, ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। द प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी एट हिज डिस्क्रिशन। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट पावर किसी को अपॉइंट करने में या किसी को रिमूव करने में देश के राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। दैट, जैसा कि मैंने कहा कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। रियल एग्जीक्यूटिव देश का प्रधानमंत्री है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर डिसीजन लेता है। तो इसका सही उत्तर है ओनली 1। अब यहां पर तो आपको आंसर दे ही दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी इम्पीच फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर देश का राष्ट्रपति देश के संविधान का उल्लंघन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन करता है और उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाना है, तो लोकसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है। 1/4 मेंबर सिग्नेचर कर देंगे, तब लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेयरपर्सन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इंपीचमेंट मोशन लाना है, तो पहले वो राज्यसभा में इनिशिएट होगा। An election to fill a vacancy in the office of President of India occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held in no case later than 9 month। ये इनकरेक्ट है। 9 की जगह होता है 6 महीने, कि 6 महीने से ज्यादा हमारा देश प्रेसिडेंट के बिना नहीं रह सकता। प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की डेथ होती है, वो रिजाइन करता है या उसको रिमूव किया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट तब तक एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट ना आ जाए। लेकिन मैक्सिमम 6 महीने का ही गैप होता है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराओ, नया राष्ट्रपति देश को दो। तो 9 महीना नहीं, 6 महीना होगा। On the expiry of the term of 5 years by the President of India, the outgoing President must continue to hold office until his successor enters upon his office। करेक्ट है कि देश का राष्ट्रपति है, उसका 5 साल खत्म हो चुका है, मगर तब तक वो देश का राष्ट्रपति कहलाएगा या अपने ऑफिस में रहेगा जब तक कि उसका सक्सेसर चुनकर ना आ जाए, क्योंकि देश एक भी दिन बिना राष्ट्रपति के नहीं चल सकता। The electoral college for the president's election consists of the elected member of the Legislative Assembly of Delhi and Pondicherry also। ये करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मगर अब इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे कल को जब नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तब जब ये उस वक्त में स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी रहेंगी। अगर तब तक इन्हें राज्य का दर्जा मिल गया, तब तो ये वैसे भी पार्टिसिपेट करेंगे। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइजेस दीज पावर्स। ये तो शायद हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया। ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम in accordance with the provision of the constitution। Next,
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये इनकरेक्ट है। द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये इनकरेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है कि जो गवर्नर होता है किसी पर्टिकुलर राज्य का, जिसकी नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है, वो अपने ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? There shall be a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president, who shall act in accordance with such advice, ये correct है। The president may require the council of ministers to reconsider such advice, ठीक है, ये भी correct है। The president need not act in accordance with the advice tendered after such reconsideration, ये इनकरेक्ट है। और इसका सही पार्ट ये है कि प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसी एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो उस एडवाइस को कंसीडर करे, रिकंसीडर करे ना करे, दोबारा से अगर वो परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के साथ देश के राष्ट्रपति को वो एडवाइस देती है, तो देश का राष्ट्रपति उसी एडवाइस के तौर पर काम करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इतने सवाल, अप्रोक्सीमेट 15 सवाल आज हम लोगों ने किए, एंड आई होप आप लोगों को ये सवाल अच्छे लगे होंगे। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आऊंगा देश के राष्ट्रपति के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।